कि 1993 में हिंदुस्तान का और चाइना का एक एग्रीमेंट होता है कि हमने ये जो LAC है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट जो है, इसको हमने नॉर्मल रखना है। ठीक हो गया। फिर इनका एक और एग्रीमेंट होता है 1996 में, जिसमें बाकायदा इन राइटिंग है एक क्लॉज में कि आप 2 किलोमीटर चाइना साइड से, 2 किलोमीटर हिंदुस्तान साइड से कोई फायर आर्म्स नहीं इस्तेमाल होंगे, कोई शिकार नहीं करेगा इसके 2 किलोमीटर के इस तरफ और उस तरफ, कोई फ़ौजी जो वहाँ खड़ा होगा वो हथियार नहीं रखेगा। आप थोड़ा सा चाइना को ना आंखें भी दिखानी शुरू करें। अब आप ये देखें, इनकी करवार नेवल एयर बेस है साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, उसको बहुत एग्रेसिवली इन्होंने डेवलप किया। डीप ब्लू वाटर नेवी, ये लोग एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं इंडियंस। सेम गोज़ फॉर आंध्र प्रदेश में रामलीली एक जगह है, वहाँ पे विशाखापट्टनम में, जहाँ पे ये लोग न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स खड़ी कर रहे हैं बे ऑफ बंगाल में, और जो पैसिफिक का, जो इंडो पैसिफिक का रीजन है उसको। फिर अमेरिका ने इनको क्वाड का जो एक अलायंस है, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, इंडो पैसिफिक के लिए, उसका एक मेंबर बनाया 2021 में। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद आपका फैक्ट टॉक में। मेरा नाम समीहा यूसुफ है और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अंडर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 2014 में फॉर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स अभी तक, और ड्यूरिंग दिस टेन्योर ऑफ अ डेकेड हम देखते हैं कि वो इंडिया को ग्लोबल पॉलिटिक्स के सेंटर में प्लेस कर रहे हैं, जिसमें इंडिया हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी ऑफ GDP 4 ट्रिलियन एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड। लेकिन डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ हम ये भी देखते हैं कि इंडिया फेसिस आइसोलेशन, उसकी एक हेजमोनिक और असर्टिवनेस बिहेवियर जो है इन रीजनल एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, इट हैज़ लेड टू एक फ्रिक्शन या इवन आइसोलेशन फ्रॉम ग्लोबल पॉलिटिक्स लाइक US, ग्लोबल पॉलिटिकल एक्टर्स लाइक US एंड रशिया एंड चाइना। तो इसको मज़ीद डिकोड करेंगे हमारे साथ हारिस। मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि इंडिया 4th लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी बन चुकी है, राइट? तो लेकिन ये अपना एक असर्टिवनेस भी शो करती है रीजनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स में। तो आप हमें इन जनरल बताएं कि जो पुश फॉर इन्फ्लुएंस है वो इंडिया के लिए किस तरह जो है आइसोलेशन शो कर रहा है। आप हमें जनरल डायरेक्शन बताएं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की। समीहा, सबसे पहले ये है कि हिंदुस्तान जो है ना, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है NAM, जो 1960-61 में बनी थी, और वो कुछ ममालिक थे जिन्होंने मिल के ये फ़ैसला किया कि जो कोल्ड वॉर चल रही है US की और रशिया की, तो इसका हम हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि उसमें हमें जो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी, ऑटोनमस फ़ॉरेन पॉलिसी है ना, वो सरेंडर करनी पड़ेगी वन साइड को। और ये हमने पाकिस्तान के केस में देखा उस ज़माने में, क्योंकि पाकिस्तान एक एलाय था US का, और आप टोटली उनके ही उसके ऊपर जो उनका एक एम था, एक डिज़ाइन था, उस पर चल रहे थे, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो तो हिंदुस्तान ने कहा कि हम, और जवाहरलाल नेहरू इसके बहुत बड़े चैम्पियन थे शुरू से ही, वो नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान किसी भी पावर ब्लॉक का हिस्सा बने। हाँ, रशिया के साथ इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती कह लें या एक स्ट्रेटिजिक अलाइनमेंट कह लें, वो था। और यही वजूहत थी कि जो 1971 की वॉर हुई और ईस्ट पाकिस्तान में इन्होंने डायरेक्ट इंटरवेंशन की, अपनी फ़ौज को लॉन्च किया, एक ऑपरेशन हुआ, एक जंग लड़ी गई, और बाद में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना गया तो वो भी रशिया के अम्ब्रेला के ही नीचे हुआ, वरना नहीं होना था। खैर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अब हिंदुस्तान क्यों ऐसा कर रहा है कि वो अपनी एक न्यूट्रलिटी को कह लें या एक नॉन अलाइनमेंट को कह लें, उसको छोड़ के आगे जा रहे हैं। देखें, इस वक्त हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन चुका है, चाइना को भी वो पीछे छोड़ चुका है। 1.42 बिलियन की आबादी हो चुकी है, यानी 1 अरब और 42 करोड़ से ऊपर की आबादी है। आपने जिस तरह से कहा कि चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुका है, अभी इसी साल इन्होंने जापान को पीछे छोड़ा है और चौथी बड़ी आगे, मतलब सबसे पहले अमेरिका की है $30 ट्रिलियन के साथ, फिर आती है चाइना की 19-20 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ, फिर आती है जर्मनी की अराउंड $5 ट्रिलियन, एंड देन अब नंबर आता है इंडिया का। अच्छा, हर जगह पे ना आप चले जाएं दुनिया में, तो लोग अपने जो ब्लड लाइन होती है या अपनी एक शनाख्त होती है, उस पर बड़ा फ़ख्र करते हैं। अरब वर्ल्ड में चले जाए तो अरब्स को बड़ा फ़ख्र होता है, बड़ा हम फील करते हैं कि उनको प्राइड है अपने ऊपर। आप चले जाएं ईरान, तो ईरानीज़ अपने ऊपर बड़ा प्राइड करते हैं। सेम गोज़ फॉर हमारे मुल्क में ख़ानदानों के ऊपर लोग प्राइड करते हैं। तो अपने ऊपर फ़ख्र करना, प्राइड करना, ये इंसानी फितरत है।
तो हिंदुस्तान अब तक से एक सेकुलर स्टेट का एक इमेज देता रहा है पूरी दुनिया को, ख़ास तौर पे कांग्रेस की काफ़ी हुकूमतें रही हैं। कांग्रेस इज़ अ वेरी सेकुलर पार्टी इन इंडिया, बट बीजेपी जब से पावर में आई है, हालांकि पहले भी थी बट इस दफ़ा जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है 2014 में, तो तब से इन्होंने अपनी एक हिंदुत्व का और अपना एक हिंदुइज़्म का प्रचार करना कह लें या आप इसको एक आइडेंटिटी या शनाख्त बनाना कह लें, वो इनको ये लगा कि अब वक्त आ गया कि हम खुल के खेलें इस दुनिया के स्टेज के ऊपर और खुल के आएँ। अच्छा, अगेन मैं कह रही हूँ कोई बुरी बात नहीं है, हर एक को अपनी शनाख्त के ऊपर फ़ख्र करने का, हम पाकिस्तानियों पाकिस्तानियत पे फ़ख्र करते हैं, वो इंडियन पे फ़ख्र करेंगे, बट उसको एमलगमेट किया रिलीजियस फर्वर के साथ, यानी हिंदुइज़्म के साथ। तो हिंदुस्तान की ना फॉरेन पॉलिसी का शिफ्ट एकदम से सेकुलरिज्म से टूवर्ड्स मोर ऑफ अ रिलीजियस आइडेंटिटी उसके डोमेन में चला गया और उसको वहाँ पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अच्छा, और हिंदुस्तान जो एक सेकुलर कंट्री होने के लिहाज से अब थोड़ा सा डिफरेंट वोट के जो रुझान है पढ़ने का, वो भी उस तरफ जा रहे हैं। तो 2014 में उन्होंने इलेक्शन जीता है, कोलिशन गवर्नमेंट बने, 2019 में उन्होंने एक और मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन जीता और अब 2024 में मज़ीद मेजॉरिटी के साथ थोड़ी सी कम हुई है, बट स्टिल। अब हुआ क्या है कि इन्होंने कहा कि अब हम तो सेंटर स्टेज पे आ गए हैं और अब हमने ये थोड़ा सा 2014 की आपको बात करता हूँ, तो हम आ गए हैं। तो अब ये है कि अब दो ही ऊपर वाला जो स्फीयर है वो थोड़ा सा फेल्ड अप है। रशिया एक स्फीयर में है, बट रशिया का भी वो पावर नहीं रहा इकोनॉमी के लिहाज से और मिलिट्री के लिहाज से। तो अब दो ही मुकाबला कर रहे हैं इस वक्त बाइपोलर वर्ल्ड में, एक यूएस है और एक चाइना है। तो हमें किस तरफ जाना चाहिए तो इन्होंने चाइनीज़ का इंतखाब किया। हुआ ये कि अब दो के साथ अब एक साथ नहीं चल सकते, आपको एक तरफ पहले जाना पड़ता था फिर दूसरी तरफ। इसीलिए इंडिया का शिफ्ट हम अभी डिस्कस भी करते हैं, पहले चाइनीज़ की तरफ गया और फिर ये अमेरिकन की तरफ वापस आए हैं और अब फिर बिल्कुल वापस रिग्रेस होकर अपनी जगह पे वापस खड़े हो गए। चाइनीज़ के पास ये जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आती है 2014 में, तो इन्होंने इमीडिएटली जी जिनपिंग को, जो कि प्रीमियर हैं चाइना के, उनको बुलाया और इनवाइट किया और अहमदाबाद में जो इनका होम ग्राउंड है, जो इनका होम स्टेट है नरेंद्र मोदी का, वहाँ पे उनको इनवाइट किया। एक बहुत बड़ा उनको इवेंट दिया, एक बहुत बड़ा एक कहा गया कि जी चाइना और इंडिया अब वापस दोबारा अपने स्फीयर में जा रहे हैं, दोबारा दोस्ती की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 1962 की एक जंग का जो एक बैड टेस्ट ऑफ द माउथ है वो अभी तक चल रहा था जिसमें हिंदुस्तान को एक बुरी शिकस्त हो चुकी थी चाइना के हाथों। तो ये उसको फ्रैक्चर को ठीक करने की कोशिश करने में लग गए। सेम गोज़ फॉर एक रेसिप्रोकल विज़िट होता है 2015 में, नरेंद्र मोदी चाइना जाते हैं, यांग जो सिटी है वहाँ पे, और ये होम ग्राउंड है जी जिनपिंग का। तो उन्होंने रेसिप्रोकेट किया कि आप, मोदी ने उनको अपने घर बुलाया तो इन्होंने भी उनको अपने घर बुलाया। बाद में वो भेजेंगे, सेम गोज़ बाद में अहमदाबाद से, गुजरात से ये दिल्ली गए बाकी सारी मीटिंग्स के लिए, बट एक अच्छा स्टार्ट लिया गया। हुआ वहाँ पे क्या कि अगेन ये अमेरिकन की तरफ भी थोड़ा सा टिल्ट रख रहे थे। तो 2016 में अमेरिकन ने बुलाया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अमेरिका, एंड ही बिकेम ऑलमोस्ट द वेरी फर्स्ट फ्रॉम एशिया जिन्होंने जॉइंट कांग्रेस को एड्रेस किया 2016 में। और उस वक्त भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर जॉइंट कांग्रेस ने इनको खिताब दिया कि जी ये हमारे डिफेंस, मेजर डिफेंस पार्टनर का नाम दिया गया 2016 में इंडिया को। तो चाइना को एक झटका तो लगा कि देखें ये फ्लड कर रहे हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब ये अब एक बहुत बायपोलर वर्ल्ड ऑफ सिचुएशन टाइप है, बट अब एक तरफ स्टांस रखें, दोनों तरफ ना जाएं। फिर नरेंद्र मोदी 2016 में भी दोबारा चाइना जाते हैं एंड 2018 में भी दोबारा चाइना जाते हैं। तो लगातार उन्होंने विजिट्स किए और अब आप ये देखें कि चाइना और इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है ना, वो $100 बिलियन से ऊपर का अब इस ज़माने में चल रहा था, इरिस्पेक्टिव ऑफ के हालात कुछ शायद ठीक भी ना कह रहे हैं, ठीक करने की कोशिश भी कह रहे हैं, बट ट्रेड चल रहा है। और 2019 में जी जिनपिंग जो है दोबारा चाइना का एक विज़िट करते हैं, इंडिया का विज़िट करते हैं, दिल्ली आते हैं, दोबारा बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन होते हैं। तो ये जो पहली टर्म है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि 2014 से लेकर 2019 तक उन्होंने बिल्कुल चाइना के ऊपर फोकस रखा। चाइना बार बार जाते भी रहे, जी जिनपिंग ने भी 2 दौरे किए वापस इंडिया के, काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हुए, बहुत अच्छा इनका एक निज़ाम कह लें वो चलता रहा। ट्रेड इनका काफ़ी ग्राफ अभी चल भी रहा होगा, इनका ट्रेड 2014 से आप देखें ऊपर ही चढ़ता जा रहा है, बायलैटरल ट्रेड जो है। तो बड़े लोगों ने इसको एक नई
सोच को कहा कि जी ये नई सोच है। और इसमें जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी थे लेट 2018 में 19 में, जो अभी जयशंकर, जो अभी मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ये ही इज़ बेसिकली नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ अ ब्यूरोक्रेट। तो ये उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी थे और ये ही इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर टू चाइना फ्रॉम इंडिया 4.5 ईयर्स। तो इनका भी बहुत बड़ा हाथ था उसमें। सुषमा स्वराज जब फौत हो चुकी हैं, ये उस वक्त मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स थी, वो काफ़ी इसमें ज़्यादा एक्टिव थी। उसके बाद क्या हुआ ऐसा कि चाइना को थोड़ा पीछे जाना पड़ा। हुआ ये कि 2020 में अब आपसे मेरी मुराद ये कि चाइना का और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये तकरीबन 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है चाइना और हिंदुस्तान का। जिस तरह हमारा LOC और अनडिमार्केटेड टाइप ऑफ बॉर्डर है हिंदुस्तान के साथ कश्मीर में, सेम गोज़ फॉर LAC ऑल्सो। तो LAC को हिंदुस्तान ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। तो वेस्टर्न सेक्टर ये सारा कश्मीर का और नीचे लद्दाख का जो एरिया है ये लगता है, और उत्तराखंड का, और इसके साथ आपका आ जाता है हिमाचल का। उसके बाद जो सिक्किम है वो सेंट्रल सेक्टर है, और जो ईस्टर्न है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो इसके ऊपर चाइना ने, जिसको वाटर टेस्टिंग कहते हैं फॉरेन पॉलिसी की लैंग्वेज में, वो किया। अब यहाँ पे गलवान इंसिडेंट हुआ, पेंगोंग लेक है ये तिब्बत में, तो वहाँ पे 2020 में हिंदुस्तानी अफवाज और जो कि चाइनीज़ अफवाज हैं उनकी ठीक ठाक 3-4 महीने यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक लड़ाइयाँ रही हैं वहाँ पे, और 20 हिंदुस्तान के फ़ौजी इसमें हलाक हुए, 4 चाइनीज़ के हलाक हुए, 100-150 से ऊपर दोनों तरफ ज़ख्मी भी हुए। तो ये एक इंसिडेंट हुआ। फिर आपके पास आ जाता है 2021 में नकुला एक एरिया है सिक्किम में, जो बिल्कुल भूटान और जो नेपाल है इसके बीच में, तो वहाँ पे भी एक इंसिडेंट हुआ, अगेन काफ़ी ज़ख्मी हुए। जनवरी 2021 की बात कर रहा हूँ। एंड देन इन दिसंबर 2022 तवांग है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल वेस्ट में है ये, तो वहाँ पे भी ठीक ठाक लड़ाई हुई और 100 फ़ौजी वहाँ पे दोनों तरफ अतराफ़ के ज़ख्मी हुए हैं। तो इस तरह से चाइनीज़ और जो इनका है ये आपस की लड़ाई की वजह से जो इतना पीछे से मेहनत की गई 2014 से 19 तक, वो ज़ाया हो गई मुकम्मल, और हिंदुस्तान और चाइना फिर एक दफ़ा वापस उसी जगह पे चले गए जो 2014 से पहले थे। और हिंदुस्तान जो एक किस्म का फ्लर्ट करना चाह रहा था चाइना के साथ, करीब होना चाह रहा था, वो वापसी की तरफ चला गया, और उसकी भी एक वजूहात हैं, हम आगे उस पर चल के बात करेंगे। अच्छा हारिस, आप सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि पाकिस्तान इंडिया को तो जैसे LOC पे कुछ होता है तो मतलब एकदम न्यूज़ आ जाती है, लेकिन जो इंडिया चाइना के पिछले 3 इंसिडेंट्स का आपने जो जिक्र किया उनमें हमें कुछ पता भी नहीं चलता और एक्चुअल वेपनरी इतनी यूज़ नहीं होती। तो आप बताएं कि फिर ये कैसे प्रोसीड करते हैं? जी समझिए, ये बड़े लोगों का ये सवाल उस वक्त भी था और अब भी है, जिस तरह अभी आपने भी किया। आप भी माशाल्लाह से स्टूडेंट है फॉरेन पॉलिसी की। तो ये इसकी वजह ये कि 1993 में हिंदुस्तान का और चाइना का एक एग्रीमेंट होता है कि हमने ये जो LAC है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट जो है, इसको हमने नॉर्मल रखना है। ठीक हो गया। फिर इनका एक और एग्रीमेंट होता है 1996 में, जिसमें बाकायदा इन राइटिंग है एक क्लॉज में कि आप 2 किलोमीटर चाइना साइड से और 2 किलोमीटर हिंदुस्तान साइड से कोई फायर आर्म्स नहीं इस्तेमाल होंगे, कोई शिकार नहीं करेगा इसके 2 किलोमीटर के इस तरफ और उस तरफ, कोई फ़ौजी जो वहाँ खड़ा होगा वो हथियार नहीं रखेगा। अपनी पोस्ट जब छोड़ेगा फिर तो चलें आप हथियार रख सकते, कोई जानवर आप पे हमला ना कर दे, बट करीब नहीं लाएगा। कोई मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पे क्लोज टू द बॉर्डर 2 किलोमीटर के अंदर अंदर नहीं होगी। तो इस वजह से उस वक्त भी लोगों को ये समझ नहीं और अब भी नहीं आती कि आप वो वीडियोस भी देख लें, डंडे उठाए हुए हैं और क्लब्स वगैरह उठाए हुए हैं, हॉकियाँ उठाई हुई हैं, और इस तरह से वो आके लड़ाई कर रहे हैं और एक दूसरे को गरेबान से पकड़ के मुक्के लाते मार के लेके गए, और बाद में इसी तरह से हलाकतें भी हुई हैं, और वो बाब वायर्स घुमा के बेसबॉल के डंडों के साथ लगाई हुई होती हैं। तो इसकी वजह यही थी कि इनके आपस का एग्रीमेंट है। हाँ, 2021 का जो इंसिडेंट जो मैं आपको उसकी बता रहा हूँ, जो सिक्किम के पास हुआ था, जो सिक्किम स्टेट है इंडिया की, जो भूटान नेपाल के बिल्कुल बीच में, नकुला की जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, वहाँ पे फायर हुआ है, लेकिन दोनों साइडों से एक दूसरे के ऊपर अभी तक यही है कि आपने फायर किया था, दूसरी साइड कह रही है आपने किया था। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात भी बता दूँ, ये 2020 की बात है, जब ये इंसिडेंट हो रहा था तो हमारे पाकिस्तान में बहुत जाने माने जर्नलिस्ट चाइना की एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो उन्होंने अपने किसी माउंटेन रेंज पे की हुई थी,
वो चला चला के अपने उस वक्त के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आके दिखा रहे थे कि ये देखें जी चाइना ने हिंदुस्तान पर मुकम्मल हमला कर दिया। तो अगेन मैं जो लोगों से हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि 90-95% लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं उनसे तो कोई गिला नहीं है, बट आप लोग तो पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं और आप लोग कहते हैं कि हम सब सब्जेक्ट को समझते हैं, तो ना किया करें, इस तरह अच्छा नहीं लगता आप लोगों के साथ। अच्छा हारिस, आपने ज़िक्र किया कि जवाहरलाल नेहरू जो कि आर्किटेक्ट और प्रोपोनेंट भी हैं इसके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, क्योंकि वो कोल्ड वॉर में इंडिया को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे तो ब्लॉक पॉलिटिक्स से, लेकिन हम देखते हैं मॉडर्न इंडिया नॉन अलाइनमेंट की तरफ जा रहा है, केटरिंग टू यूएस एंड इवन आपने चाइना के साथ मेंशन किया 2014 से 2019 में एक्सीडिंग ट्रेड के साथ। तो व्हाई इज़ इट इन द फर्स्ट प्लेस कि इंडिया नॉन अलाइनमेंट की तरफ जा रहा है? अच्छा, ये जी अभी जा रहा है, अभी देखिए आप अभी की बात करिए 2025 के अगस्त में हम बैठे हुए हैं, अभी आप कह रहे हैं क्यों जा रहे हैं, तो देखिए अभी तो हमने चाइनीज़ का एक फ्लर्टनेस देखी, या हमने देखा कि इन्होंने कोशिश की कि चाइना के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करें, बट वही हुआ कि चाइनीज़ और इनके ताल्लुकात 2020 और 2021-22 के बाद बिल्कुल ही नोज़ डाइव हो गए। इसकी भी आप वजह सुन लें ना, हुआ ये कि इन्होंने अमेरिका की तरफ भी टिल्ट करना शुरू कर दिया। 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो इनकी पहली टर्म चल रही थी, तो इन्होंने नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया अमेरिका, और वहाँ पे जो कि डायस्पोरा रह रहा है इंडिया का और अमेरिका में भी बहुत अमेरिकन गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ एक बहुत बड़ा इवेंट ह्यूस्टन टेक्सास में ऑर्गेनाइज़ किया गया। 50,000 से ऊपर लोग आए, जिसको हाउडी मोदी के नाम से इन्होंने आइडेंटिफाई किया। हाउडी सबको पता है कि हाउडी का लफ्ज़ का मतलब क्या है कि आप एक थोड़े से ना एग्रेसिव वाले पोज, और डोनाल्ड ट्रंप उनका हाथ पकड़ के आ रहे हैं और वो दिखा रहे हैं तो ये चाइनीज़ को ना ये चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। तो टेस्टिंग वाटर की जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की, बॉर्डर स्क्रिमिशेस होना, अभी ये बहुत क्लैरिटी के साथ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चाइनीज़ ने जानबूझ के ये किया है टू टेस्ट द वाटर्स, कि हम देखें इंडिया क्या एग्रेशन शो करते हैं हमारे ख़िलाफ़। दूसरी बात ये, चाइनीज़ नाराज़ क्यों हुए? देखें अमेरिका के साथ जब आप चले गए 2019 के बाद से मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जब आप जा रहे हैं तो अमेरिकन ने आपको कहा, मतलब हिंदुस्तान को कहा कि आप थोड़ा सा ना एग्रेसिव हो जाएं। अब चाइना और हिंदुस्तान की तो वैसे भी कोशिश तो एक की कि हम अपना फ्रैक्चर जो रिलेशनशिप है वो ठीक करें, बट पुरानी एक हिस्ट्री चलती आ रही है, कोई आपस के ताल्लुकात ठीक नहीं है। अब इन्होंने हमेशा, जब आप इंडियन मिलिट्री की बात सुनते हैं या इंडियन मिलिट्री चीफ्स के, क्योंकि मैं रेगुलर लिसनर टू देयर चीफ्स और इनके वॉर कॉलेजेस के मैनुअल्स पढ़ने हो, तो वो हमेशा 2 फ्रंट वॉर की बात कर रहे होते हैं। और उनकी ट्रुप्स की डिप्लॉयमेंट भी एज इट इज़ रही है। अब चाइना को क्या मसला हुआ, इन्होंने दरबूक, शयोक और DBO एक रोड है, ये 250 किलोमीटर की, ये लद्दाख के साथ रन करती है। तो चाइनीज़ को उसके ऊपर बड़ा सख्त वो था कि आप लोग ये रोड किस लिए बना रहे हैं, आप लोग मतलब इसका मतलब ट्रुप्स मूवमेंट फास्ट करने के लिए यहाँ पे बना रहे हैं। फिर लद्दाख में, कारगिल में ऑलरेडी एक एयर बेस है, बट इन्होंने लद्दाख में नयोमा के नाम से एक एयर बेस बनानी शुरू करी, जो अब 2025 में लेट में ऑपरेशनल हो जाएगी वहाँ पर फाइटर जेट्स का, और ये बिल्कुल LAC से 30 किलोमीटर के फासले के ऊपर है तो चाइनीज़ को ये चीज़ें गवारा नहीं थी। अगेन 2020 के बाद इंडिया ने कोई 10-12 हज़ार ट्रुप्स मूव किए हैं हिमाचल में और उत्तराखंड में, ताकि ये जो गैप है LAC के ऊपर, इसको भी कवर किया जाए। तो सेम गोज़ फॉर ये सब क्यों हो रहा था? ये सब इस वजह से हो रहा था कि अमेरिका ने 2019 के बाद और उससे थोड़ा सा पहले भी कहने शुरू कर दिया कि हम आपके करीब आते हैं, इस रीजन में हम आपको हाउडी बनाते हैं, आप थोड़ा सा चाइना को ना आंखें भी दिखानी शुरू करें। अब आप ये देखें, इनकी करवार नेवल एयर बेस है साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, उसको बहुत एग्रेसिवली इन्होंने डेवलप किया। डीप ब्लू वाटर नेवी, ये लोग एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं इंडियंस। सेम गोज़ फॉर आंध्र प्रदेश में रामबीली एक जगह है, वहाँ पे विशाखापट्टनम में, जहाँ पे ये लोग न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स खड़ी कर रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में, और जो पैसिफिक का, जो इंडो पैसिफिक का रीजन है उसको। फिर अमेरिका ने इनको क्वाड का जो एक अलायंस है, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, इंडो पैसिफिक के लिए, उसका एक मेंबर बनाया 2021 में। तो ये सारी चीज़ें देखें, आप एक तरफ चाइना के साथ जा रहे हैं, आप चाइनीज़ को कह रहे हैं कि जी हम ट्रेड भी करते हैं, हम ये अपने इसके मसले भी हल करते हैं, दूसरी तरफ आप अमेरिका के स्पेयर में जा रहे हैं। और 2023 में वंस अगेन ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया गया, एंड अगेन ही एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस। प्रेसिडेंट बाइडेन की उस वक्त हुकूमत थी, तो ही इज़ द ओनली
लीडर आफ्टर नेतन्याहू जिसने 2 दफ़ा इंडिया US कांग्रेस को जॉइंट सेशन को एड्रेस की है, और वो उस वक्त जब हाइटन वॉर एक शुरू थी चाइना और अमेरिका की आपस में ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो उनको कैसे था। दूसरा आप ये देखें 2008 से पहले ऑलमोस्ट 60 to 65% जो वेपन है, तकरीबन 14 लाख फ़ौज है हिंदुस्तान की, उसका वेपन रशियन बेस्ड है और रशियन ओरिजिन का है, एंड एयरफोर्स का भी, नेवी का भी। और ये उसके बाद 2008 के बाद से आज तक इंडिया $24 बिलियन का असला ख़रीद चुका है अमेरिका से, अपने स्पीड अप करके रिवैम्प कर रहे हैं अपनी फोर्सेस को। और जहाँ पे आप 60-65% आपका असला रशियन था, अब आपका 30% के ऊपर आ गया, आपका अमेरिकन असला बहुत ज़्यादा आगे चला गया। इंडिया जो है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के नीचे सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स बन चुका है दुनिया में। 10% जो दुनिया की ग्लोबल आर्म्स की सेल है ना, वो इंडिया ख़रीदता है इस वक्त, और उसको 2.5% वो GDP वो अपनी फ़ौज के ऊपर लगा रहे हैं। इतनी बड़ी तैयारी कम से कम पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे हैं। ये जो भी मिलिट्री टर्मिनोलॉजी उसको समझता है ना, उसको ये समझ आ रही है। जिस तरह मैंने अभी 2 नेवल बेस की आपको मिसाल दे दी, करवार की और आपको आंध्र प्रदेश में, तो वो आप चाइना के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चाइनीज़ ये देख रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी ने भी इसको रेसिप्रोकेट किया और डोनाल्ड ट्रंप को, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अपनी फैमिली के साथ अपनी अगेन होम स्टेट गुजरात बुलाया, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है दुनिया में, तकरीबन 1,30,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, वहाँ पे नमस्ते इंडिया के नाम से उनको वेलकम किया और उनको वहाँ पे बिठाया। बहुत सारी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बाद में दिल्ली में जाके हुए। तो ये चीज़ें जब चल रही थी ना, तो ये अमेरिका को भी ये चीज़ें पसंद, चाइना को भी ये चीज़ें पसंद नहीं थी। अब जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत दोबारा आई है, तो एक दफ़ा फिर हमने देखा बहुत गर्मजोशी नज़र आई हमें इस रिलेशनशिप में, और एक दफ़ा फिर ये गए भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका, और काफ़ी वहाँ पे एक बात अपने आप को माय गुड फ्रेंड और इस तरह की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होना दोनों तरफ से। तो बट मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया से इन दोनों चीज़ों में जो गलती होती रही है ना, बैलेंस भी नहीं हुआ। पहले आप चाइना की तरफ गए, फिर आप चाइना से वापस आके फिर अमेरिका की तरफ गए, फिर आप वापस। अब इसमें सुषमा स्वराज जो थी, जिस तरह मैंने उनका जिक्र किया है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनकी डेथ हो चुकी, उनका थोड़ा चाइनीज़ की तरफ ट्रेंड ज़्यादा था। बट जब अभी जयशंकर आए हैं, एज आई सेड अर्लियर, इन लॉन्गेस्ट टर्म एम्बेसडर रहे हैं चाइना में इंडिया के, तो इनका टिल्ट थोड़ा अमेरिका की तरफ ज़्यादा था। इन्होंने इनको मूव करके जब ये रिटायर हुए और इनको दोबारा इलेक्शन लड़वा के बीजेपी में इनको इंडक्ट किया गया, इनको इलेक्शन लड़वाया गया। अब ही इज़ अ पॉलिटिशियन नाउ, बट इन्होंने अमेरिका की तरफ ज़्यादा टिल्ट किया। बट वो थोड़ा सा अगेन मैं ये कहूँगा कि वो शूटिंग इन योर ओन फुट वाली मिसाल हुई है। अच्छा हारिस, आपने ये तो बताया कि इंडिया का अच्छा रिलेशन है US के साथ, और इन्होंने बैक हुए कर दिया चाइना से। लेकिन हम देखते हैं कि रिसेंट टाइम्स में इवन डोनाल्ड ट्रंप की भी जो एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, तो इंडिया के ऊपर भी हाई टैरिफ्स है, 50% टैरिफ्स। तो कैसी अब ये रिलेशन जो है वो किस स्टेटस पर है? अच्छा देखिए, टैरिफ्स पहले 25% थे, पाकिस्तान पे 19 थे। अब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने 25 कर दिए। बट अब एक ऐसी कुछ हुआ पीछे कि अब 50% पे चला गया, और अब 50% बाय दिस मंथ एंड 50% टैरिफ्स लग जाएंगे इंडिया के ऊपर। अब उसकी वजूहत क्या हुई हैं, देखिए मैं आपको पहली वजह बताता हूँ। एक तो रशियन ऑयल की ये बहुत बड़ी मिसाल देते हैं कि जी आप रशिया से ऑयल ख़रीद रहे हैं तो ये हमें मंजूर नहीं है। इस वक्त इंडिया जो है ना, तो ऑलमोस्ट 2 मिलियन बैरल्स पर डे ख़रीद रहा है वहाँ से। और अब तक जो यूक्रेन की जंग शुरू हुई है पिछले 3 साल में, तो 49 बिलियन यूरोस का ऑयल ये रशिया का ख़रीद चुके हैं। क्योंकि रशिया पे बहुत सैंक्शंस लगी, वो दुनिया में तेल बेच नहीं सकता था, तो डिस्काउंटेड रेट पे इंडिया ने ये तेल ख़रीदना शुरू कर दिया। एंड सेम गोज़ के जी मैं तो किसी के साथ अलाइंड नहीं हूँ, मेरी तो बड़ी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, एक ऑटोनमस है, तो मैं ये कर सकता हूँ। उन्होंने 49 बिलियन यूरोस का, विच इज़ अराउंड 120-130 बिलियन डॉलर्स का, और ये इंडिया की रिफाइनरीज में रिफ़ाइन करके पेट्रोल डीजल बना के अब पूरी दुनिया को आप बेचे। तो उससे रशिया को बहुत फ़ायदा होना शुरू हो गया। मतलब रशिया पे सैंक्शंस तो लगी, बट इनडायरेक्टली वही तेल
थ्रू इंडिया डाइवर्ट होकर अब यूरोप और बाकी मार्केट्स के अंदर जा रहा था, जहाँ पे अब 3 साल पहले 1% सिर्फ रशिया का ऑयल इंडियन मिक्स में था। पूरे जो इंडिया में तेल बिक रहा है उसका सिर्फ 1% रशियन ऑयल था। इस वक्त आपको 40% जो है ना ये आपको ऑयल मिलेगा रशिया का, इंडियन जो जितनी कंजम्पशन है और दुनिया मतलब वो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर। तो लेकिन ये आप देखें कि रशिया की इसकी वजह से चाइना भी तो ले रहे हैं। अब आप देखें चाइना ऑलमोस्ट पिछले 3 साल में 78 बिलियन यूरोस का, विच इज़ अराउंड 170 बिलियन डॉलर्स का तेल खरीद चुके हैं रशिया से। तो अमेरिका उनके ऊपर क्यों नहीं टैरिफ इतने सख्त लगा रहा। अब मार्को रूबियो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, आज उनका बयान भी आया, उन्होंने कहा है कि हम इसलिए चाइना पे नहीं लगा सकते क्योंकि चाइना फिर तेल को कीमतें बढ़ाएगा तो वो मार्केट बहुत अनस्टेबल हो जाएगी। अब ये जो तेल टैरिफ्स लगाए गए ना 25% बिकॉज ऑफ कि जी आप रशियन ऑयल ख़रीद रहे हैं, तो ये एक बारगेनिंग चिप है बेसिकली। ये लगेगा नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं, शायद ये रिवर्स ही हो जाए। अब इसकी मैं आपको एक अगेन वजह बताता हूँ कि हुआ क्या है। देखें, एक तो ये रशियन ऑयल का बहाना बनाया गया है। बुनियादी तौर से अमेरिका, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हम बहुत करीब हैं एक एग्रीमेंट करने पे इंडिया के साथ, एक बड़ा अच्छा ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। ख़ासतौर पे इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद वो जो क्रेडिट अपने आप को ले रहे हैं कि मैंने जंग रुकवाई है एंड आई एम गोइंग टू गिव अ वेरी गुड ट्रेड डील टू द इंडियंस एंड टू द पाकिस्तानीज ऑल्सो। बेसिकली हुआ ये कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन अप नहीं कर रहा है। अमेरिकन उनसे मांग रहे हैं कि अपने एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए खोलें ताकि हम इसमें इंटरवेंशन करें। अब अमेरिका का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हैविली सब्सिडाइज्ड है, गवर्नमेंट ओनरशिप के नीचे बहुत ज़्यादा है, बहुत सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देती है। इंडिया में यानी इंडिया में बहुत स्मॉल फार्मर्स हैं और वो खुद उसको लेके चल रहे होते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए भी थे फार्मर्स के पास और उन्होंने वहाँ पे जाके बोला भी कि मैं शायद अपनी सियासत कुर्बान कर लूँ लेकिन आप लोगों को नहीं कुर्बान करूँगा। बुनियादी तौर से ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो है 1.4 बिलियन लोगों का एग्रीकल्चर सेक्टर, दूध, दही, अंडे, गोश्त सब खा रहे हैं ना, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया खोलना नहीं चाह रहा और अमेरिका उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो इस वजह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनके ऊपर ज़रा टैरिफ्स हाई किए हैं। उनका उसका फ़ायदा पाकिस्तान ने बहुत उठाया है। और एक बहुत जो मेजर फैक्टर हुआ है जिसकी वजह से इंडिया और अमेरिका के हालात इन द सेंस के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो चुके हैं, वो यही हुआ है कि जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी इसमें कोई शक नहीं है अमेरिका ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार उसका क्रेडिट लिया और हमने देखा हर जगह उन्होंने कहा कि जी मैंने ये जंग रोकी है। उसके ऊपर इंडियंस काफ़ी गुस्से में हैं कि जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एग्रेसिव पोस्चर था जिसने पाकिस्तान को सबड्यू किया और पाकिस्तान को कहा कि अब पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो सीज़ फायर के ऊपर, जैसे वो बार बार कहते हैं कि जी पाकिस्तान के DGMO डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने ख़ुद कॉल की कि जी बस ख़त्म करें और इसको हम बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं। तो वो क्रेडिट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जो वाकई में थोड़े इगोइस्टिक आदमी है, उनको नहीं देना चाहते और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी थोड़े इगोइस्टिक आदमी है, वो एक क्रेडिट लेना चाहते। तो ये 3-4 फैक्टर्स हुए जिसकी वजह से ना ये बिल्कुल इनका रिलेशनशिप अब बिल्कुल ख़राब हो चुका है। शायद ठीक हो, टाइम लगेगा, बट ये सूरत हाल है इस वक्त। अच्छा हारिस, आपने इंडिया का चाइना के साथ मेंशन किया कि उन्होंने उनके साथ ट्रेड रिलेशन बेहतर किए, फिर US के साथ बेहतर किए एंड देन चाइना के साथ बुरे हुए, US के साथ अच्छे होते हैं, फिर थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो इस सब पे पाकिस्तान ने क्या इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया है? समिया देखें, अगेन एक ग्राफ अभी चल रहा होगा, आप स्टेडीली देखिए ना तो चाइना का और इंडिया का ट्रेड इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस चलता जा रहा है। बट इस वक्त इंडिया और चाइना की जो बायलैटरल ट्रेड है वो 127.7 बिलियन डॉलर्स की है 2024 के फिगर्स तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टाइम से हम देखें ना 2014 से 13.4 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स थी इंडिया की एंड सेम गोज़ फॉर 16 बिलियन डॉलर की अब एक्सपोर्ट्स हैं। ये तकरीबन इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने 3 बिलियन डॉलर का इजाफा किया अपनी एक्सपोर्ट्स में। यही अगर हम अमेरिका की साइड के ऊपर देखें तो एक्सपोर्ट्स थी 21 बिलियन डॉलर्स की, ये आपकी 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है और आज भी उनकी गवर्नमेंट है। 2023 तक ऑलमोस्ट, मैं 2023 की फिगर इसलिए दे रहा हूँ कि 2024 की फिगर अभी कंटेस्टेड है थोड़ी तो 46.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं। तो इंडिया ने यहाँ पे बहुत गेन किया अमेरिका वाली साइड के ऊपर और चाइनीज़ वाली साइड पे बहुत लॉस किया है।
वहाँ पे ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ उनका कोई $100 बिलियन का है इस वक्त, और यहाँ पे इनका अपर हैंड है अमेरिका के साथ, ऑलमोस्ट कोई 20-30 बिलियन डॉलर ज़्यादा एक्सपोर्ट्स चल रही हैं। तो बड़ी अच्छी पोजीशन इनको नज़र आ गई। अब चाइना से वो पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि वहाँ से अगर हटेंगे तो इनका जो रॉ मटेरियल है सारा कुछ आ रहा है इंपोर्ट में, वो उनको अपनी अपनी इंडस्ट्री को ख़राब करेंगे। अमेरिका को भी वो नहीं छोड़ सकते, वहाँ पे भी उन, और अमेरिका में सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स जो हैं, अमेरिका में तीसरी जो दवाई है ना, कोई आप छोटी मेडिसिन ले लें या ड्रिप ले लें, इंजेक्शन ले लें, वो आपको इंडियन मिलेगा, वो इंडिया से जा रहा है, ठीक है। तो वो अब डोनाल्ड ट्रंप खुद एक कारोबारी आदमी है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो चाहते हैं कि हमें एक अच्छी डील मिले, ये इंडिया बहुत फ़ायदा उठा रहा है हमसे। या तो वो उनको पुश करता है कि चाइना के ख़िलाफ़ खड़े हों तो वो नेवल पावर बना रहा है, वो एयरफोर्स को बना रहा है, या वो कहता है कि आप चाइना कह रहे हैं कि अच्छा आपने मेरे साथ अगर ट्रेड करनी है तो मैं तो बहुत बड़े एच पे आप पे खड़ा हूँ, $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट आपका मेरे साथ, आप मुझसे भी नहीं हट सकते, बट मेरा आपका ये मसला चल रहा है बॉर्डर का और बाकी सारे इश्यूज़ का, आप एक हेजेमोनिक डिज़ाइन दिखाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ खड़े हों, तो ये मुझे नहीं मंजूर। तो नरेंद्र मोदी साहब को भी समझना चाहिए और उनकी गवर्नमेंट को भी, और हमारी इंडियन व्यूवरशिप अच्छी खासी है इस प्रोग्राम की, तो उनको भी थोड़े ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि आप वर्ल्ड स्टेज पे जब खेलते हैं तो आप एग्रेसिव होते हैं, इकोनॉमी में भी मिलिट्री में भी, बट देख के ज़रा एग्रेसिव हो, क्योंकि ऊपर बहुत कंटेस्टेड इन्वायरमेंट है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इसकी, रशिया और इंडिया का, मैंने भी आपको 1971 वॉर उनके अम्ब्रेला के नीचे हुई है, उनकी सिक्योरिटी गारंटी के नीचे। आप ये देखें, अभी विक्ट्री डे परेड थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की 9 अप्रैल में मॉस्को में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र 9 मई में, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं गए, उन्होंने स्किप कर लिया वो, और ये जी कहा गया, हालांकि 15 दिन पहले कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, बाद में एक बहाना किया कि जी पाकिस्तान के साथ वो जंग चल रही थी तो नहीं गए। बेसिकली जी जिनपिंग को वहाँ उन्होंने बहुत मेन क्या कहते हैं स्पॉटलाइट बनाया हुआ था। आप तस्वीरों में देखेंगे प्रेसिडेंट पुतिन के साथ वो साथ हर जगह बैठे हुए हैं, घूम फिर रहे हैं आगे। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को समझ थी अगर मैं जाऊँगा मुझे हाईलाइट नहीं मिलेगा। तो आपने इस पूरे 10 साल में चाइना से जाके करीब वापस आए, अमेरिका से जाके करीब वापस आए, वहाँ बॉर्डर इश्यूज़ हुए, यहाँ पे आपके ट्रेड के इश्यूज़ हो रहे हैं, रशिया आपको छोड़ के चला गया, वो चाइनीज़ के साथ बहुत क्लोज चला गया, अब आप फिर वापस अपनी पोजीशन पे आके खड़े हो गए। ठीक है, आपकी 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है, बट आपका वो अभी स्टैचर, वो मिलिट्री पोस्चर नहीं है कि आप टक्कर देने के लिए खड़े हों। तो और इसका फ़ायदा पाकिस्तान ने बहुत उठाया। वो हमें लास्ट आप देख लें, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 2 दौरे कर लिए हैं अमेरिका के, हमें एक बहुत अच्छी डील मिली है ऑयल सेक्टर के लिए, और उस ऑयल सेक्टर की डील और ये सब कुछ होने का फ़ायदा ये हुआ है कि अभी जो सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है अमेरिकन को और पाकिस्तान, इसका रिसेंटली इस्लामाबाद में BLA को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने डिक्लेयर कर दिए, उनके एसेट्स वगैरह जो भी होंगे फ्रीज़ करेंगे, क्योंकि अमेरिकन आर ऑल्सो कमिंग इन बलूचिस्तान टू एक्सट्रैक्ट ऑयल एंड ऑल दिस। तो पाकिस्तान को तो बहुत गेन ही गेन हुआ है इस सारी चीज़ से, और पाकिस्तान चाइना की दोस्ती सबको पता है, और रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी तो वो भी आपने देख ली, चाइनीज़ ने कितनी हमारी उसके अंदर मदद की है। एंड वेरी लास्टली टू एंड दिस प्रोग्राम, अमेरिका इंडिया को प्रिपेयर कर रहा था टू स्टैंड अप अगेंस्ट चाइनीज़, बट अभी आप तो पाकिस्तान से मुकाबला आपका ठीक नहीं हो सका, सॉरी टू से। आप कह लें, आप AP सिंह अभी आए हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया कि हमने 6 जहाज़ गिराए, आपको 4 महीने बाद याद आया कि आपने 4 जहाज़ गिराए हैं, पहले बता रहे थे, आपको प्रूफ्स ला देते, कुछ के वगैरह आपने कहे। तो डोमेस्टिक कंजम्पशंस के लिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट इंटरनेशनल लेवल पे ना आप यू आर गेटिंग आइसोलेटेड। बहुत शुक्रिया हारिस, आपने बहुत एक्सटेंसिवली हमें एक्सप्लेन किया। हमने डिस्कस किया इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में, उसकी स्ट्रेटजीज़ के बारे में कि कैसे वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में ख़ुद को असर्ट करता है बाय फ्लर्टिंग विद ग्रेट पावर्स लाइक US एंड देन इंडिया, एंड विद इन विच इट स्ट्रगल्स टू फाइंड द बैलेंस। हम अगली एपिसोड्स में भी ग्लोबल पॉलिटिक्स इसी तरह डिस्कस करते रहेंगे। प्लीज़ डू लिसन टू आवर चैनल, डू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ट्यून इन टू फाइंड आउट मोर। थैंक यू।